हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक आज फिर आया हूँ आपसे एक नया टॉपिक लेके। पैरालिसिस, जैसे आमतौर पे हम लकवा भी कहते हैं। आज मैं लकवे के विषय में आपके समक्ष कुछ अपने विचार व्यक्त करूँगा। बताऊँगा लकवा कैसे होता है, क्यों होता है, उससे बचाव और उसका निदान। यदि किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़े तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है, क्या करना चाहिए पेशेंट को, ये सब मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें। आजकल आपने देखा होगा, आजकल के रहन सहन के तौर तरीके, खान पान का गलत तरह से आदि बीमारियों का कारण बन रहे हैं। पैरालिसिस, लकवा जिनमें से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम जो ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है और एक अपने आप में गंभीर रूप ले रही है। पैरालिसिस, लकवा, जो कि शरीर की मांसपेशियों का एक रोग है। जब बॉडी के किसी भी पार्ट की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं तब उसे लकवा पड़ना कहते हैं। लकवा जिस व्यक्ति को होता है वह अपने शरीर की उस जगह की मांसपेशियों से कोई कार्य नहीं कर पाता। लकवा शरीर के किसी एक हिस्से या पूरे शरीर में भी हो सकता है। इससे शरीर के लकवा से ग्रस्त हिस्से और मस्तिष्क के बीच ठीक से संचार नहीं हो पाता है, जिससे लकवा में जो रोगी होता है वो अपने शरीर से कोई कार्य नहीं कर पाता। लकवा होने के वैसे तो दोस्तों कई कारण हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लकवा होने के जो कारण हैं, सबसे पहले आता है रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर चोट का पहुँचना। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट पहुँची है, क्षति पहुँची है, तो उससे भी जो है हमारे हाथ पैरों में रक्त का संचार में कमी आ जाती है और लकवा पड़ सकता है। कुछ प्रकार की बीमारियां जैसे पोलियो, सेरिब्रल पाल्सी, गुलियन बारे सिंड्रोम या कुछ प्रकार के जो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम इत्यादि ऐसे केस हैं जिस वजह से लकवा पड़ जाता है। इसके साथ साथ भारत में लकवा होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक माना जाता है, जो कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर से संबंधित मामलों में होता है। ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से भी पैरालिसिस अटैक आता है और बॉडी के ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन का वह हिस्सा डैमेज हो जाता है और रोगी को लकवा पड़ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल बिफिटा, हाइपोकैलिमिया, पार्किंसन डिजीज़ इत्यादि ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों से रोगी को लकवा पड़ता है। अब हम बताएंगे आपको, लकवा को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है मोनोप्लेजिक लकवा। इस लकवे में शरीर का एक हिस्सा प्रभावित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोनोप्लेजिक पीजिया में रोगी का केवल एक हाथ, चाहे वो दायां हो चाहे वो बायां हो, वो लकवा से ग्रस्त होगा। नंबर 2 पे आता है हेमिप्लेजिक लकवा। हेमिप्लेजिक पैरालिसिस में रोगी की आधी साइड, मतलब जिस तरफ उसे ब्रेन में अटैक पड़ा है उसके अपोजिट साइड उसे लकवा होगा। उसका चेहरे से लेके और पैर तक शरीर काम करना बंद कर देगा। नंबर 3 पे आता है पैराप्लीजिया।
इसमें शरीर का निचला धड़ और दोनों पैर प्रभावित होते हैं। ना तो उससे रोगी से चला जाता है, ना वह अपने पैरों से कोई काम कर पाता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया। इसमें शरीर का गर्दन से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त होता है। दोनों हाथ भी इसमें हमारे लकवाग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें हम अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर पाते हैं और धड़ का भी सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। नंबर 5 आता है हमारे बेल्स पाल्सी, जिसमें चेहरा जिसे कहते हैं हम चेहरे का पैरालाइज अटैक पड़ना। इसमें चेहरा एक तरफ मुड़ जाता है और उस तरफ कोई सेंसेशन नहीं होता। ना आप अपनी आँख से कोई काम कर पाते, ना नाक से कोई काम कर पाते, मुंह एक तरफ बस लटका रहता है। लकवा आने के दोस्तों कुछ शुरुआती लक्षण भी होते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित रहना, बीपी कंट्रोल में ना रहना, घबराहट, जवान का तुतलाना, बेचैनी होना या जवान का लड़खड़ाना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना या उनसे कोई काम ना कर पाना, नींद का ना आना, मुंह का टेढ़ा पड़ जाना, डबल विजन का होना, चलते हुए लड़खड़ाना या गिरना, ये सब पैरालाइज के शुरुआती लक्षण हैं। पैरालाइज अटैक होने से पहले शरीर में बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। जैसे बोलने में दिक्कत आना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी का होना इत्यादि, और बीपी भी अपना नॉर्मल रखे। इसका ट्रीटमेंट लकवे का होते ही सबसे पहले अस्पताल में जाकर हमें डॉक्टर मिलकर दवाओं के ज़रिए इसकी सर्वप्रथम रोकथाम होनी चाहिए, ताकि जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके और ये ज़्यादा फैल ना सके। जब रोगी अस्पताल से घर आ जाता है तो दवाओं के साथ साथ सबसे ज़्यादा रोगी को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। फिजियोथेरेपी का रोल पैरालाइज में बहुत अधिक है। जब रोगी का कोई हिस्सा डैमेज होता है तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल फिजियोथेरेपी का ही होता है। फिजियोथेरेपी के अंतर्गत हम रोगी को जो हिस्सा उसकी मसल्स डैमेज हुई हैं उन मसल्स की कुछ एक्सरसाइज करवा के तथा साथ में अपने कुछ मॉडलिटीज़ जैसे मसल्स स्टिमुलेटर द्वारा उसमें स्ट्रेंथनिंग की जाती है। जब रोगी के अंदर कुछ स्ट्रेंथनिंग आ जाती है तो उसको रिहैब भी कराया जाता है। रिहैब का हमारे उसमें बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट को चलना सिखाना, खाना सिखाना, पीना सिखाना, इवन पेशेंट को बेड से उठना सिखाना, ये सब हमारा फिजियोथेरेपी के रिहैब के अंतर्गत आता है। फिजियोथेरेपिस्ट रोगी को चलाना, घुमाना, सब एक्सरसाइज करना, उसका सारा जितना भी जो होता है, जो भी उसका डैमेज होता है वो एक्सरसाइज करा के ठीक करता है। कभी कभी रोगी अपने बोलने की क्षमता खो बैठता है, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो स्पीच थेरेपी करा के रोगी को ठीक करते हैं। रिकवरी का समय, रिकवरी आमतौर पे दोस्तों देखा जाता है पैरालाइज पेशेंट में 6 माह से 2 साल तक पेशेंट को कभी कभी लग जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ब्रेन में डैमेज ज़्यादा हुआ है, संचार पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनको काफ़ी सालों का भी समय लग जाता है। और अस्पताल से छुट्टी होते ही रिकवरी वैसे 2-3 दिन में पेशेंट की फिजियोथेरेपी करा के शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए हमें बचाव के अपने कुछ उपाय भी करने चाहिए। हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसका नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो समय पर उसकी दवाओं का सेवन करना चाहिए। समय समय पर 35 साल आपकी उम्र हो चुकी है तो उसके बाद जो है साल में 1 या 2 दफ़े अपना
फुल बॉडी चेकअप कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को देखें, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखें। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक स्ट्रोक आने का जो है वो बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का भी चेकअप कराते रहना चाहिए बीच बीच में। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो जनरली बाहर ठेलों पे हम लोग अक्सर खाते हैं, उल्टा सीधा हो जाता है, उसमें मिर्च मसालों का ध्यान रहता नहीं है, वो लोग बहुत एक्स्ट्रा में डालते हैं। तो उन चीज़ों के सेवन से, मैदा के सेवन से हमें ज़्यादातर बचना चाहिए। ठंडे गर्म का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एसी से डायरेक्ट धूप में जा रहे हैं तो वो गलत है, धूप से डायरेक्ट एसी में आ रहे हैं तो वो गलत है। 10-5 मिनट पहले बैठ के सस्ता लें, फिर उसके बाद आप धूप से एसी या एसी से धूप में जा सकते हैं। पहले के समय में देखते थे पैरालाइज के साल भर में 15-20 केस आते थे, और अब तो ये पैरालिसिस इस कदर गंभीर रूप लेता जा रहा है कि 8 से 10 केस तो हर महीने पैरालाइज के आ ही जाते हैं। तो दोस्तों सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, हमेशा पैरालिसिस, लकवा से संबंधित जो भी रोग होते हैं, अस्पताल से जब घर छुट्टी करा के आ जाते हैं तो उसकी फिज़ियोथेरेपी के लिए हमारे पास फिज़ियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837278599। कैसी लगी दोस्तों हमारी ये वीडियो आज की आपको? आशा करता हूँ इससे आपको ज़रूर कुछ पैरालाइज के बारे में ज्ञान मिला होगा। आगे भी मैं अपनी ऐसी एक और वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको उस बीमारी के लिए ज्ञान मिल सके और आप उस होने से बचा सकें अपने आप को और सावधान रहें। अच्छा दोस्तों, अलविदा कहूँगा मैं आपको। नमस्कार।